सभी को पंकज वाधवानी का प्यार भरा नमस्कार। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन के फॉर्म में बता देता हूं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, बेसिकली आपने लास्ट क्लास में फॉर लूप पढ़ा था, ध्यान होगा। आज हम इसी की कुछ यूटिलिटीज की बात करेंगे कि फॉर लूप क्या क्या कर सकता है या किस टाइप के प्रोग्राम्स को बनाने में एफिशिएंटली काम कर सकता है। एक आध दो प्रोग्राम्स देखेंगे इसके कि फॉर लूप के, है ना, किस टाइप से काम कर रहा है। प्लस हम इंट्रोडक्शन टू नेस्टेड फॉर लूप की तरफ जाएंगे। ओके, ये हमारा आज का सेशन रहेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए इस चीज को। सबसे पहले आपने लास्ट क्लास में डेफिनेटली फॉर लूप पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा है तो पिछला वीडियो देख लो। बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं, इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। यहाँ पर जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ उसमें एक प्रोग्राम बना रहे हैं सिंपल सा। ये प्रोग्राम इंटरव्यूअर्स का बहुत फेवरेट प्रोग्राम होता है। ओके, ये फेवरेट प्रोग्राम क्यों होता है? वो प्रोग्राम जब कंप्लीट होगा ना तो मैं आपको खुद से पूछूंगा, मतलब ऐसा सोचना कि इसमें क्या क्या ऐसी चीजें थी जिसके कारण ये इंटरव्यूअर का एक फेवरेट प्रोग्राम हो सकता है। ठीक है, प्रोग्राम का नाम है कि कोई नंबर जो है उसको चेक करना कि वो प्राइम नंबर है या नहीं। इसको लिखते कैसे हैं, मतलब आपके सामने कैसे आएगा ये प्रोग्राम, तो इस फॉर्मेट में आएगा कि राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड चेक इट इज अ प्राइम नंबर और नॉट। ओके, इस टाइप से पूछा जाएगा। अगर हम बात करें अभी के सिनारियो की जो हमारे सामने लिखा हुआ है, तो इसमें फॉर लूप का यूज जो दिख रहा है ऐसा कुछ होने वाला है जिसके लिए हमें इंट आई की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी वो पहले से लिख के रख ली है। हालांकि इसमें बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। मैं प्रोग्राम को रिपीट कर रहा हूं। हमें क्या करना है, यूजर से एक वैल्यू एंटर करवाना है और चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। आप बताओ प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो हर वो नंबर जो कि मिनिमम या मैक्सिमम दो पॉसिबल फैक्टर्स कंटेन करता है उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे 7, ये 1 और 7 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होगा। इसके दो ही फैक्टर्स हैं, मिनिमम मैक्सिमम कितने फैक्टर होने चाहिए? 2। उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ओके, इसका प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोग्राम टाइम कंज्यूमिंग भी है। आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखो, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, है ना। यहाँ पर जो चीजें मैं बोल रहा हूँ उनको बहुत ध्यान से सुनना। ओके, सबसे पहली चीज, प्राइम नंबर का जब भी हम लॉजिक लिखेंगे तो उसमें बहुत सारी गलतियां हो सकती है। मैं आपके सामने एक प्रोग्राम बना रहा हूं जो गलत है। आई रिपीट, मैं जो प्रोग्राम बना रहा हूं वो परफेक्ट नहीं है। ओके, उसमें कुछ कमियां हैं। अगर मैं उस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो क्या गलतियां हैं वो आपको नजर आ जाएंगी। इस कारण से इस प्रोग्राम में हम एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आने वाले सारे प्रोग्राम्स में, बहुत सारे प्रोग्राम्स में वो कॉन्सेप्ट यूज होगा। और वो कॉन्सेप्ट सिर्फ सी लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं है, वो प्रोग्रामिंग का लॉजिक है। इस लाइन का सीधा सीधा मतलब ये है कि आप फ्यूचर में जावा पढ़ते हो, पाइथन पढ़ते हो या कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़ते हो और अगर उसमें प्रोग्रामिंग करते हो तो वहां पर ये चीज आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है, इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट, अपन प्रोग्रामिंग पे आ जाते हैं। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें तो एक वेरिएबल ले लिया जाए n, जिसमें हम क्या करेंगे, यूजर से वैल्यू इनपुट करवाएंगे। ओके, हमने यहां पर सबसे पहले एक लाइन लिखी, कौन सी? printf। और printf के अंदर आकर के हमने डबल कोट्स में लिख दिया एंटर अ नंबर। ओके, एक सिंपल सा मैसेज लिख दिया है। ओके, नथिंग एल्स। जब भी हम कुछ स्कैन करना चाहते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? स्कैनएफ का। स्कैनएफ के अंदर आकर के मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा %d, देन कॉमा लगा के लिख दिया मैंने m%n। इससे क्या होगा, यूजर एक वैल्यू एंटर करेगा जो कि n में चले जाएगी या n के एड्रेस पर चले जाएगी। सबको स्कैनिंग बहुत डिटेल में सिखाई हुई है मैंने कि m% का साइन क्यों लगाते हैं। ठीक है, अब ये जो n की वैल्यू है, 5 मिनट के लिए इमेजिन करो कि वो 7 है और मुझे चेक करना है कि 7 प्राइम है या नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको बार बार दूसरे नंबर से डिवाइड लगा लगा के देखना पड़ेगा, लाइक 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से और 7 से, है ना। अगर ये सिर्फ 2 बार डिवाइड हुआ तो मैं मान लूंगा कि ये प्राइम है, नहीं तो ये प्राइम नहीं है। लेकिन सोचो यार, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ज्यादा हो जाएगी, 1 से लेकर 7 तक इतनी बार डिवाइड लगाना पड़ेगा। तो अपन ने एक छोटा सा दिमाग लगाते हैं कि हर नंबर 1 से डिविजिबल होता है। ओके, तो क्यों ना हम 2 से डिवाइड करना चालू करें, और हर नंबर खुद से भी डिविजिबल होता है तो क्यों ना उसको लेस देन n तक, और यू कैन से लेस देन इक्वल टू n-1 तक डिवाइड करके देखा जाए। मतलब 7 को चेक करना है तो 6 तक डिवाइड करो, 7 तो 7 को डिवाइड कर ही लेगा ना। या 10 को चेक करना है तो 9 तक चेक करो, 10 तो 10 को डिवाइड कर ही लेगा ना। तो एक कम, देखो लेस देन का साइन लगाया, लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं लगाया है मैंने। मतलब जब i की वैल्यू 6 होगी तो ये लूप चलेगा। लेकिन अगर i की वैल्यू 7 हो गई और n की वैल्यू भी 7 है तो ये 7 लेस देन 7 वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये खुद से चेक नहीं करेगा। तो कम से कम 2 डिवीजन कम लगेंगे।
लॉजिक्स पे फोकस करते जाना, इस प्रोग्राम में 3 से 4 बार चेंजेस आने वाले हैं। ओके, सो यहां पर हमने सबसे पहले क्या लिखा, i इज इक्वल्स टू 2, देन i इज लेस देन n, देन लिखा है i प्लस प्लस। जस्ट अ सेकेंड। ओके, कंटिन्यू करते हैं। यहां पर नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम मॉड्यूलस का यूज करते हैं। जैसे मुझे आपसे पूछना है कि 4 डिवाइडेड बाय 2 ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा या नहीं होगा, तो आप प्रोग्रामिंग में उसको चेक करने के लिए क्या करोगे, 4 का 2 से मॉड निकालोगे। अगर मॉड्यूलस की वैल्यू 0 आती है, दैट मींस रिमाइंडर वैल्यू 0 आती है, मतलब वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो गया है। अगर कोई नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो गया दूसरे से, तो क्या वो प्राइम हो सकता है? नहीं हो सकता। देखो सिंपल सा गणित, हम 7 को चेक कर रहे हैं, तो 7 2 से लेकर 6 तक किसी से भी डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने भी उसको डिवाइड कर दिया तो वो प्राइम नहीं हो सकता, है ना। तो मैंने यह लिख दिया, इफ n मॉड्यूलस i को चेक करने पर हमें कौन सी वैल्यू मिल जाती है, 0। तो हम एक काम करते हैं, यहां पर प्रिंट एफ कर देते हैं डबल कोट्स के अंदर कि नंबर कैसा है, नॉन प्राइम। ओके, देन एल्स में आकर के प्रिंट कर देते हैं कि नंबर इज प्राइम। ओके, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ओके, सो अभी वैसे भी अपना जो टारगेट है वो प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट है, मैसेज नहीं। मैसेज तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो ना, कंप्लीट लिख लो, द नंबर इज नॉन प्राइम या द गिवन नंबर इज प्राइम या व्हाटएवर, ठीक है। देन इसके बाद इसको चला के देखते हैं। तो पहले एक बार ट्राई रन करें। अपने दिमाग में एक छोटी सी चीज सोचो कि n की वैल्यू 7 है। क्या है? 7। हम 2 से चालू हुए, हम करना क्या चाह रहे हैं, 7 को 2 3 4 5 6 सबसे डिवाइड करना चाह रहे हैं। एक सीरीज दिख रही है 2 3 4 5 6, उसको गेट करने के लिए हमने एक लूप लगा लिया है, क्योंकि हमें मल्टीपल टाइम डिवीजन करके देखना था, तो हमने लूप लगाया है। देन हमने यह लिखा, इफ 7 मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0। दिमाग में सोचो, 7 का 2 से मॉड्यूलस ले तो 0 आएगा क्या? नहीं आएगा। 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर बचा। 1 0 के बराबर होता है क्या? नहीं। तो वो एल्स में आकर के क्या प्रिंट कर देगा, प्राइम। दिमाग खुश हो जाएगा कि हाँ चल गया, लेकिन ये प्रोग्राम में गड़बड़ हो गई है। यहां से प्रोग्राम ऊपर जाएगा, क्योंकि प्रोग्राम एक लूप के अंदर है, और i प्लस प्लस करके i की वैल्यू को 3 कर देगा। फिर से चेक करने आएगा, 3 इज लेस देन 7, कंडीशन कैसी है यहां पर, ट्रू। नीचे आएगा, क्या 7 मॉड्यूलस 3 0 होता है? नहीं होता। ये फिर से बोलेगा प्राइम। इसको बार बार बोलना था क्या? हर नंबर के लिए प्राइम बोलना है क्या? ओवरऑल चेक करके एक बार आउटपुट देना है। पर क्योंकि हमने ये प्रिंटिंग डाल दी है फॉर लूप के अंदर, तो 7 मॉड्यूलस 3 के लिए भी बोलेगा प्राइम। फिर ऊपर जाएगा, i की वैल्यू 4 कर देगा। 4 भी छोटा होता है 7 से। 7 मॉड्यूलस 4 0 होता है क्या? हाँ, सॉरी नहीं होता है। तो उस केस में फिर से क्या करेगा, प्राइम प्रिंट करेगा। फिर ऊपर जाएगा, i की वैल्यू 5 कर देगा। 5 इज लेस देन 7, कंडीशन ट्रू। क्या 7 मॉड्यूलस 5 0 होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या करेगा, फिर से प्राइम प्रिंट कर देगा। फिर ऊपर जाएगा, मतलब ये बार बार प्राइम 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 ऐसे प्रिंट करता जाएगा। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, है ना। ऐसा कुछ आउटपुट आ रहा है इसका। ओके, वेट अ सेकेंड। ओके, मैंने यहाँ प्राइम लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। चलो, इंसानी गलती। ओके, यहां पर ये बोल रहा है एंटर नंबर। मैंने आपको 7 से समझाया, तो मैं यहाँ 7 ही एंटर करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने 7 एंटर किया, तो ये बार बार बोल रहा है प्राइम 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 प्राइम, है ना। ये 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए। ओके, मुझे ऐसा नहीं चाहिए था। और मजा कब आएगा पता है? जब अपन 8 डाल देंगे। जैसे मान लो मैंने n की वैल्यू 8 डाल दी, ठीक है। तो क्या 2 छोटा है 8 से? हाँ। नीचे आएगा, क्या 8 मॉड्यूलस 2 0 होता है? बिल्कुल होता है। 8 को 2 से डिवाइड लगाओ, पूरा डिवाइड हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर वैल्यू 0। तो 8 मॉड्यूलस 2 0 होता है, तो ये बोलेगा नॉन प्राइम। लेकिन अभी लूप खत्म थोड़ी हुआ है, तो ये फिर से ऊपर जाएगा, i की वैल्यू 3 कर देगा। फिर चेक करेगा 8 मॉड्यूलस 3 0 होता है क्या? नहीं होता है। तो फिर बोलेगा प्राइम। मतलब 8 पहले नॉन प्राइम है, फिर 3 के लिए प्राइम है, फिर 4 के लिए वापस नॉन प्राइम है, फिर 5 6 और 7 के लिए प्राइम है। ड्राई रन करके देखो, समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, तो अजीब सा आउटपुट आएगा। कैसा आएगा? नॉन प्राइम प्राइम। ओके, वेट अ सेकेंड। ये बोल रहा है एंटर अ नंबर। ओके, इसको ऊपर कर देते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने डाला 8, तो ये सबसे पहले बोलेगा नॉन प्राइम, फिर प्राइम, फिर नॉन प्राइम, फिर प्राइम प्राइम प्राइम। ओके, तो ऐसा आउटपुट थोड़ी ना चाहिए। ओके, आपके दिमाग में शायद आ सकता है कि क्यों ना सर इसमें ब्रेक लगा दिया जाए। तो ब्रेक कहाँ लगाऊं, इफ में या एल्स में? मेरा दिमाग बोल रहा है एल्स में लगा के देखते हैं। ओके, तो अगर मैंने एल्स में लगाया, तो जब भी प्राइम प्रिंट होगा तब तो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन जब नॉन प्राइम प्रिंट हुआ तब थोड़ी ना ब्रेक हुआ। मतलब अगर मैंने 8 डाला तो बोलेगा नॉन प्राइम, फिर लूप तो चलेगा ना। फिर अगली बार प्राइम बोल के बंद हो जाएगा, तो आउटपुट आएगा नॉन प्राइम प्राइम। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। अगर सिर्फ यहां ब्रेक लगा दें तो
सिर्फ इफ में, तो जब तक नॉन प्राइम नहीं आएगा ओके तब तक वो ब्रेक नहीं होगा। फिर आप बोलोगे सर दोनों में लगा दो, है ना, तो अगर दोनों में ही तुमको ब्रेक लगाना है तो लूप चला ही क्यों रहे हो, क्योंकि 2 से चेक करेगा यहाँ पे आके, या तो ये नॉन प्राइम प्रिंट करके ब्रेक कर देगा या प्राइम प्रिंट करके ब्रेक कर देगा, लूप तो आगे चलना नहीं है। बात समझ में आ रही होगी मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। कहने का मतलब ये है कि हम इस प्रोग्राम में फंस गए हैं। ओके, किस कारण से फंसे अब मैं वो समझाता हूं, जो कि आगे की प्रोग्रामिंग का बहुत बड़ा लॉजिक है। मैंने पहले ही बोला था आपको कि ये प्रोग्राम में परफेक्ट नहीं बना रहा हूं, गलत बना रहा हूं, कुछ समझाने के लिए। यहां पर हम एक चीज नोटिस करते हैं, क्या हमने यूजर से एक नंबर एंटर कराया और हमें चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं। अच्छा, प्रिंटिंग कितनी बार करना है, एक बार, लेकिन चेकिंग कितनी बार करना है, एक से ज्यादा बार। जब भी हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आएगी कि हम किसी पर्टिकुलर नंबर को चेकिंग तो बार बार करना चाह रहे हैं लेकिन उसके लिए प्रिंटिंग सिर्फ एक ही बार करना चाह रहे हैं, तो ऐसे केस में हम हमेशा एक एक्स्ट्रा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और टेक्निकल भाषा में इस वेरिएबल को फ्लैग बिट वेरिएबल कहा जाता है। फ्लैग माने झंडा, ओके, बिट ये वर्ड सुना होगा आपने, BIT बिट, ओके, फ्लैग बिट। ओके, क्यों बोलते हैं थोड़ी देर बाद समझाता हूं, लेकिन मैं इसका नाम रख देता हूं F। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, ये फ्लैग बिट है इसलिए मैंने F रख दिया है और मैं इसको इनिशियलाइज कर देता हूं 0 से। इमेजिन करो मैं फ्लैग बिट हूं, अगर मेरी वैल्यू 0 तो आज क्लास लगेगी, अगर मेरी वैल्यू 1 तो आज क्लास नहीं लगेगी। ओके, अब ये थोड़ी इम्प्रैक्टिकल सी बात है, मेरी वैल्यू 0 या 1 नहीं हो सकती, बट एक जनरल वे में सोचो, एक वेरिएबल है जो ये डिसाइड करेगा कि क्लास लगेगी या नहीं लगेगी। मैं कह रहा हूं इस वेरिएबल को देख लेना, अगर इसमें 0 है तो क्लास लगेगी, 1 है तो क्लास नहीं लगेगी। वैसे ही अगर इस प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो मैं बोल रहा हूं अगर f की वैल्यू 0 तो नंबर को प्राइम माना जाएगा, अगर f की वैल्यू 1 तो उसको नॉन प्राइम माना जाएगा। ओके, आप इसका उल्टा भी सोच सकते हो, वेरिएबल का नाम चेंज भी कर सकते हो। मैं इस प्रोग्राम को लिख के रन करके बताता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मेरा ये कहना है कि हम चेकिंग तो बार बार करेंगे, ये प्रिंटिंग बार बार नहीं करना है। ओके, सो इसको हटा देते हैं, फालतू की चीजें हटा देते हैं अपन, है ना। सो मुझे चेकिंग तो बार बार करना है लेकिन प्रिंटिंग बार बार नहीं करना है, तो मैंने प्रिंटिंग वाला स्टेटमेंट ही हटा दिया। मेरा ये कहना है हमने यूजर से एक नंबर एंटर करवाया, अगर वो 2, 3, 4, 5 या बचे हुए जितने भी नंबर है उन सबसे एक बार भी डिवाइड होता है तो हम f में 1 असाइन कर देंगे। अच्छा, ये वाली लाइन कब चलेगी, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर एक बार भी इस लूप में एक बार भी ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, आपने 7 वाले केस में अगर नोटिस किया हो तो इफ एक बार भी नहीं चला था, हर बार एल्स ही चल रहा था, है ना। मेरा ये कहना है कि अगर नंबर एक बार भी डिवाइड हो चुका है तो हमें आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है और इसमें 1 असाइन कर दो। ओके, पूरा लिख के समझाया जाए बेहतर रहेगा। ब्रेक का भी फंडा बताता हूँ, यहाँ ब्रेक क्यों लगाया, नहीं लगाने से कोई एरर नहीं आएगी लेकिन लगाने से कुछ फायदा होगा। ठीक है, हम बाहर आके यहाँ पर एक चेक लगाते हैं। क्या चेक लगाते हैं कि अगर f की वैल्यू कितनी हो चुकी है 1 तो नंबर डेफिनेटली क्या हो चुका होगा, नॉन प्राइम डिक्लेयर हो चुका होगा। और एल्स वाले पार्ट में आकर के हम प्रिंट कर देते हैं, सॉरी ये एक्चुअली ऑटो करेक्ट वाला जो इसका फीचर है वो थोड़ा सा दुख दे रहा है, पिछली बार भी उसी ने प्रिंटफ को प्राइम लिख दिया था, मतलब वो ह्यूमन मिस्टेक नहीं थी, सिस्टम मिस्टेक थी, जबरदस्ती खुद को ब्लेम कर रहा था। चलो लीव इट, फालतू की बात बाद में करेंगे, भी काम की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन n की वैल्यू 7 मान रहे हैं। ओके, दिमाग में रखते जाना। ठीक है, अच्छा 7 को चेक करना है प्राइम है कि नहीं, तो 2, 3, 4, 5, 6 सबसे चेक कर लेते हैं, है ना। सबसे बढ़िया तरीका तो यही है। और फ्लैग बिट की वैल्यू कितनी है 0, ये भी दिमाग में रख लो। ओके, आप ना अभी थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए दिमाग में छाप लो कि मैंने ऐसा आपको सिखाया है कि f में 0 है तो नंबर प्राइम मानेंगे, अदरवाइज नॉन प्राइम मानेंगे। ठीक है, आपको इसका उल्टा करना है तो कर लेना फ्यूचर में, लेकिन अभी नहीं, अगले 2-3 मिनट के लिए तो बिल्कुल नहीं, है ना। सबसे पहले इसका नाम फ्लैग बिट बोलूंगा मैं f का। ठीक है, सबसे पहले हमने यूजर से एक वैल्यू एंटर करवाई n में, मान लो 7। हमारे पास i नाम का एक वेरिएबल है जो कि 2 से इनिशियलाइज हुआ। देन क्या 2 छोटा होता है 7 से? हाँ, हम नीचे आए, क्या 7 मॉड्यूलस 2 0 होता है? बिल्कुल नहीं, 7 मॉड्यूलस 2 1 होता है ना। तो क्या 1 बराबर है 0 के? ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। अगर इफ फॉल्स हो गया, ओके, अगर इफ फॉल्स हो गया तो क्या ये पूरा सेक्शन चलेगा? नहीं, ये सेक्शन नहीं चलेगा, लेकिन हम लूप में तो यहां से ऊपर जाएंगे और ऊपर जाने के बाद i की वैल्यू 3 हो जाएगी। 2 से कितनी हो गई? 3। मेरे क्वेश्चन का आंसर करो, कुछ प्रिंट हुआ क्या? बिल्कुल नहीं, है ना, हम तो लूप में घूम रहे हैं अभी। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रिंटिंग थोड़ी हो रही है। देन जैसे ही ये 3 होगा तो ये चेक करेगा 3 इज लेस देन 7, कंडीशन ट्रू। नीचे आया, क्या 7 मॉड 3 0 होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, तो ये फिर से नहीं चलेगा। ऊपर जाएगा, i की वैल्यू 4 कर लेगा। जैसे ही i की वैल्यू 4 होगी,
ओके 7 मॉड 4 चेक होगा, क्या 7 मॉड 4 0 होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऊपर जाएगा, फिर i की वैल्यू 5 कर देगा, क्या 7 मॉड 5 0 होता है? नहीं। ऊपर जाएगा, i की वैल्यू 6 कर देगा, क्या 6 7 से छोटा होता है? बिल्कुल। क्या 7 मॉड 6 0 होता है? बिल्कुल नहीं। फिर से ऊपर जाएगा, i की वैल्यू 7 कर देगा। ओके, इफ यू कैन नोटिस हमारा लूप 5 बार चला और पांचों बार ये कंडीशन फॉल्स मिली, इस कारण से f में 1 असाइन नहीं हुआ, f में अभी भी क्या रखा हुआ है? 0। ओके, जैसे ही i की वैल्यू 7 हुई, क्या 7 छोटा होता है 7 से? नहीं, ये फॉर की कंडीशन फॉल्स, हम बाहर आ गए। क्या f में 1 आया क्या? नहीं। तो ये पूछ रहा है f इज इक्वल्स टू 1, कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। कंडीशन फॉल्स है तो हम कहां जाएंगे? एल्स में, और एल्स में आके हमने क्या प्रिंट किया? प्राइम। बहुत ध्यान से देखो, ये जो इफ एल्स है ये फॉर लूप के बाद लिखे हुए हैं, फॉर लूप के अंदर नहीं लिखे हैं, है ना, फॉर लूप के बाहर है। तो ये कितनी बार चलेंगे? एक बार। पिछली बार गलती क्या की थी हमने? प्रिंटिंग फॉर के अंदर कर रखी थी, तो बार बार ही चलेगी ना। अभी हमने फॉर के बाहर लिख दिया, तो ये कितनी बार चलेगा? एक बार। ओके, मतलब अगर अभी मैं इसको रन करने के बाद इसमें वैल्यू डाल देता हूं 7, तो इंटरनली लूप तो 5 बार चला, लेकिन इफ वाली कंडीशन पांचों बार फॉल्स हो गई, और इस कारण से बाहर आने के बाद इसने सिर्फ क्या प्रिंट किया? प्राइम। और इफ यू कैन नोटिस अगेन यहां पर एक ही बार प्राइम प्रिंट हुआ है। एक और बार टेस्टिंग करते हैं। इमेजिन करो n की वैल्यू 8 है ना, n की वैल्यू कितनी है? 8। अब 2 छोटा होता है 8 से? बिल्कुल। नीचे आया, क्या 8 मॉड्यूलस 2 0 होता है? हाँ होता है। तो f में कितना असाइन हो जाएगा? 1। f की वैल्यू 0 थी, लेकिन अब कितनी हो गई? 1। जैसे ही f की वैल्यू 1 हुई, अब बताओ आगे चेक करने का कोई फायदा है क्या? मुझे पता चल गया नंबर नॉन प्राइम है, तो क्योंकि आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, तो हमने क्या लगा दिया? ब्रेक। ओके, ब्रेक मतलब फॉर के स्कोप से बाहर निकल जाओ। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि इफ के अंदर ब्रेक लिखने से इफ ब्रेक नहीं होता, फॉर ब्रेक होता है। इफ तो खाली उसको ये बताता है तुझे चलना कब है ना। तो जैसे ही हमने इसको यहां से ब्रेक किया, हम बाहर आ गए। क्या f में 1 आ गया है? हाँ बिल्कुल आ गया है। तो क्या बोल देगा? नॉन प्राइम, जो कि बिल्कुल सही बोल रहा है। 8 थोड़ी ना प्राइम होता है। इमेजिन करो मैंने 9 डाल दिया, 9 भी कोई प्राइम नंबर नहीं है ना। तो ये क्या करेगा? 2 से स्टार्ट होगा, 2 इज लेस देन 9 चेक करेगा। ओके, देन 9 मॉड्यूलस 2 0 होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। ओके, 9 मॉड्यूलस 2 1 होता है। तो ये इस कंडीशन को नहीं चलाएगा, ऊपर चला जाएगा, i की वैल्यू 3 कर देगा। क्या 3 छोटा होता है 9 से? बिल्कुल। क्या करेगा? 9 मॉड्यूलस 3 चेक करेगा। ओके, क्या 9 मॉड 3 0 होता है? हाँ, 3 3 9 पूरा डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर क्या बचा? 0। ये कंडीशन ट्रू हो गई। जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई, f में क्या आ गया? 1। जैसे ही f में 1 आया, लूप क्या हो गया? ब्रेक। ओके, जैसे ही लूप ब्रेक हुआ, हमने बाहर आके चेक किया, क्या f की वैल्यू 1 हो गई है? हाँ बिल्कुल हो गई है। तो क्या बोल देगा? नॉन प्राइम। ओके, 9 नॉन प्राइम होता है। अगर इसी की जगह किसी ने 11 डाल दिया, तो 11 के लिए 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 से डिविजिबिलिटी करके देख लो, एक बार भी 0 नहीं आ रहा है, तो ये नहीं चला। अगर ये नहीं चला तो f में कितना रह गया? 0। ओके, तो फ्लैग बिट वेरिएबल वो होता है जो या तो 0 कंटेन करता है या 1 कंटेन करता है। 0 पे हम एक आउटपुट प्रिंट करते हैं, 1 पे हम दूसरा आउटपुट प्रिंट करते हैं। गॉट इट ना? आप इनकी वैल्यू को इंटरचेंज कर सकते हो, यहाँ पे 1 से इनिशियलाइज कर दो, यहाँ 0 कर दो, 0 पे कुछ और लिख दो। समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो फ्लैग बिट का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा। जब भी आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसमें हमें लूप चलाते हुए काम करना है, मतलब कंडीशन तो बार बार चेक करना है, लेकिन प्रिंटिंग एक ही बार करना है, हर उस केस में हम हमेशा फ्लैग बिट का यूज करेंगे। फ्यूचर में मैं आपको अरे पढ़ाऊंगा, अरे में कंडीशन बताऊंगा कि एलिमेंट सर्च करो, है ना। हमारे पास 50 एलिमेंट है, उन 50 एलिमेंट में ढूंढो 10 लिखा हुआ है कि नहीं। तो आपने ढूंढना चालू किया, अब 3-4 एलिमेंट प्रोसेस करने के बाद आपको पता चल गया कि 10 तो मिल गया, तो आगे चेक करने की जरूरत थोड़ी ना है। 10 मिल गया ना, हाँ या ना में जवाब देना, तो 10 है या नहीं है। मिल गया तो हाँ बोलो, नक्की करो, और क्या, ठीक है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। उसी के लिए हम फ्लैग बिट और ब्रेक का यूज करते हैं। इस प्रोग्राम में भी इफिशिएंसी नहीं है। क्वेश्चन आता है अब इफिशिएंसी क्यों नहीं है? अच्छा खासा प्रोग्राम लिखा हुआ है, अब क्या कमी है इसके अंदर? लास्ट कमी है, प्रोग्राम तो कंप्लीट हो चुका है। देखो मेरा ऐसा सोचना है, अगर किसी नंबर को चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं, तो हम डिविजिबिलिटी लगाते हैं, है ना। मुझे चेक करना है 10 प्राइम है कि नहीं, तो उसको 2 3 4 5 6 7 8 और 9 से चेक करने की जरूरत नहीं है। उसको 10 के 50%, मतलब 10 के हाफ, कितना होता है 10 का हाफ? 5 तक चेक कर लो। अगर वो डिवाइड होना होगा तो 5 तक हो जाएगा, 5 के बाद तो वैसे भी किसी और से डिवाइड नहीं होगा वो। ओके, करके देखते हैं। जैसे 10 को 1 तो चेक करना ही नहीं अपने को, 10 को 2 3 4 और 5 से चेक कर लो, यहीं तक डिवाइड होगा। 6 7 8 और 9 से तो वैसे भी डिवाइड नहीं होने वाला।
100 को चेक करना है तो 50 तक चेक कर लो, 51 के बाद तो वैसे भी कोई उसको डिवाइड नहीं कर सकता, सिंपल मैथमेटिक्स। ओके, तो हम यहाँ पर जो ये साइन लगा रहे हैं ना, ये लगा देंगे लेस देन इक्वल टू का। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ n/2। बताओ इससे क्या हुआ, जैसे मान लो n की वैल्यू 10 तो ये 5 तक ही चेक करेगा, अगर n की वैल्यू 20 तो ये 10 तक ही चेक करेगा, 10 के आगे चेक करने में टाइम वेस्ट नहीं करेगा। ओके, तो इससे प्रोग्राम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आप चाहो तो इसको ट्राई रन कर लेना। इफ इन केस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये लॉजिक, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं आपको फिर से ही एक्सप्लेन कर दूंगा, ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे मेरी इच्छा थी ये टॉपिक पूरा क्लास में कवर अप करवाने की, लेकिन वो प्रोफेशनल माइक और कैमरा ना होने के कारण थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है, वहां पर वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। प्रोबेबिलिटी है अपकमिंग 1 तारीख के आसपास से सेंटर खुल जाएगा, उस टाइम पे मैं आपको एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर के ये सारी चीजें कवर अप करवाऊंगा। मैं क्लास में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन ये पढ़ा हुआ होगा ना तो बहुत जल्दी समझ में आएगा, ठीक है ना। बाकी आपके फीडबैक पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। लास्ट वीडियो का फीडबैक मिला नहीं यार अभी तक मेरे को, दो ना जल्दी जल्दी। ओके चलो खैर, इसको मिनिमाइज करते हैं। ओके, और हम अगले टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। या फिर इसको कॉपी करके रख लेते हैं अपनी नोटपैड फाइल पे। ओके, ओके और हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम रहेगा नेस्टेड फॉर लूप। देखो नेस्टेड फॉर लूप बहुत सिंपल है, बिल्कुल बच्चों जैसा टॉपिक है, एक बार कॉन्सेप्ट कैच करते आना चाहिए, है ना। वो कॉन्सेप्ट कैच हो गया तो फिर तो कोई दिमाग में कुछ जोर देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, याद करवा दूंगा कॉन्सेप्ट तो एक बार में। लेकिन अगर दो चीजें एक साथ पढ़ाओ ना तो दिमाग में खिचड़ी बहुत बढ़िया बनती है। मैं नहीं चाहता आपके दिमाग में कोई खिचड़ी पके, इस कारण से मैं प्रोग्राम को दो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर रहा हूं, एक को आज पढ़ाऊंगा, एक को नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखो, हम यहाँ पर एक लूप स्टार्ट करते हैं 1 से। देखो ऊपर 2 वेरिएबल लिए हुए हैं, है ना। पूरा डिटेल में समझा रहा हूं इसको। ओके, इसको हम चलाते हैं 3 तक, लेस देन इक्वल टू 3 तक, और i++। ये लूप कितनी बार चलने वाला है? 3 बार, 1, 2 और 3 के लिए। ये होता है सिंपल लूप। अगर मैं इसी से मिलता जुलता एक लूप इसी के अंदर लिख दूं, ओके, मैंने क्या किया, उससे ही मिलता जुलता लूप उसके ही अंदर लिख दिया, लूप विद इन अ लूप, तो इसको हम बोलते हैं नेस्टेड फॉर लूप। ओके, हालांकि नेस्टिंग किसी भी चीज की पॉसिबल होती है, जैसे इफ के अंदर इफ लिखा तो इफ के स्कोप में इफ लिखा, बेटर डेफिनेशन रहेगी, है ना। इफ के स्कोप में इफ लिखा तो नेस्टेड इफ, वाइल के स्कोप में वाइल लिखा तो नेस्टेड वाइल, है ना। लेकिन हमें कुछ ध्यान रखना पड़ता है। क्या ध्यान रखना पड़ता है? हमारा जो आउटर लूप है उसके वेरिएबल का नाम क्या है? आई। तो हम अंदर वाले वेरिएबल का नाम आई नहीं रखेंगे, क्योंकि दोनों वेरिएबल का नाम सेम रखेंगे ना तो लूप चलने में गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने इसको बेहतर बनाने के लिए वेरिएबल का नाम क्या कर दिया? जे। हालांकि वेरिएबल के नाम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, जनरली सब लोग आई और जे लेते, तो मैंने भी वही ले लिया, है ना। इसमें कुछ भी सोचना मत कि आई और जे ही कंपलसरी है, आप जो वेरिएबल अच्छा लगे ले लो, बस दोनों के नाम अलग अलग रखना, ठीक है। मतलब यहाँ पर आई लिखा है तो अंदर वाले में आई मत लिखना, कुछ और लिखना, नहीं तो दिक्कतें आ जाएंगी, ठीक है। ये काम कहाँ आता है? तो ये काम आता है जब भी हमें रो बाय कॉलम और यू कैन से मैट्रिक्स टाइप का कुछ फॉर्म करना होता है, या 2 डायमेंशनल वे में काम करना होता है, ठीक है। अगर आप फ्यूचर में मशीन लर्निंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो वहां पर ये चीजें बहुत काम आती हैं। मशीन लर्निंग में 2D अरे और 3D अरे पे बहुत ज्यादा काम होता है, ठीक है। सो मशीन लर्निंग बहुत आगे की चीज है, बट मैं आपको समझा रहा हूँ क्या फ्यूचर में ये चीजें बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन भी रहता है, सर हमको इतना सारा मैथ्स पढ़ा देते हैं इंजीनियरिंग में या फिर 12th में या 11th में, वो काम कहाँ आता है? आप पढ़ो आगे, आपको पता चलेगा कि बहुत सारे एल्गोरिथम है जो बिना मैथमेटिक्स के काम ही नहीं कर सकते। ओके, इसके बारे में थोड़े टाइम बाद डिस्कस करेंगे किसी दिन। ओके, लेट्स से अभी मैं यहाँ पर प्रिंटफ लिख देता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ %d स्पेस %d/t। क्या हो रहा है यहाँ पर? एक %d कोई वैल्यू प्रिंट करेगा, स्पेस दूसरा %d कोई वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर 8 कैरेक्टर की स्पेस आएगी, कॉमा आई कॉमा जे, ठीक है। कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, ओके, 2 बार आई लिख दिया था मैंने, ठीक है। आई और जे की वैल्यू प्रिंट हो रही है। देन मैंने इसके जस्ट बाद आकर के लिख दिया printf, फिर डबल कोट्स में लिख दिया /n। /n क्या करता है? लाइन चेंज करता है ना। इसको मैं समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ओके, और यहाँ पर मैं लिखते भी जाऊंगा मैं इसका आउटपुट क्या आने वाला है, ताकि मुझे समझाने में आसानी रहे। सबसे पहले i की इनिशियल वैल्यू क्या है? 1। अपन यहाँ साइड में लिख देते हैं कि i की वैल्यू 1 है ना। ठीक है, लिखा गया i की वैल्यू कितनी है? 1 है। जैसे ही i की वैल्यू 1 हो गई, इसने कंडीशन चेक की, क्या 1 छोटा है 3 से? हाँ बिल्कुल है, 1 छोटा ही होता है 3 से, तो हम स्कोप के अंदर आ गए।
जैसे ही स्कोप के अंदर आए तो हमें एक और फॉर मिला। जैसे ये वाला फॉर मिला तो हमने देखा j इज इक्वल्स टू 1, j में भी कितना आ गया 1, यहां लिख देते हैं j इज इक्वल्स टू 1। ओके चलो, जैसे ही j की वैल्यू 1, इसने कंडीशन चेक की, क्या 1 छोटा होता है 3 से? हाँ बिल्कुल होता है। ओके, नीचे आया, इसने i और j की वैल्यू प्रिंट की, तो शायद कुछ आउटपुट ऐसा आया होगा 1 स्पेस 1, है ना, और साथ में 8 कैरेक्टर की स्पेस आ गई होगी। क्या पागलपन कर रहा है। ओके, साथ में 8 कैरेक्टर की स्पेस आ गई होगी, मतलब ऐसे थोड़ी सी स्पेस आ गई होगी। ठीक है, देन हम यहां से ऊपर जाएंगे। क्वेश्चन आता है क्यों ऊपर जाएंगे? क्योंकि लूप का प्रिंसिपल होता है जहां उसका क्लोजिंग ब्रैकेट होता है ना, वहां से ऊपर जाता है। अभी आउटर लूप में नहीं जा रहे हम, इसको तो कंप्लीट करें पहले, ये पूरा खत्म होगा, उससे बाहर निकलेगा, फिर इधर से जाएगा, है ना। अभी अंदर वाले को देखो, जे वाले को देखो। ठीक है, सो यहां से ऊपर गए, ऊपर जाके सबसे पहले हमने j प्लस प्लस किया। आपको एरोज वगैरह याद होंगे, लास्ट क्लास में मैंने डिटेल में समझाया था आपको। ओके, तो j की वैल्यू कितनी हो गई 2। क्या 2 छोटा या बराबर होता है 3 से? हाँ बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, जब j प्लस प्लस हुआ तो इससे i को कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं, i तो 1 ही है, लेकिन j 2 हो गया। 2 के लिए कंडीशन ट्रू है, इसलिए हम नीचे आए और हमने यहाँ पर i और j की वैल्यू को प्रिंट किया। जरा बताओ क्या क्या प्रिंट होगा? तो 1 स्पेस 2 प्रिंट होगा, देन 8 कैरेक्टर की स्पेस आ जाएगी। ठीक है, हम फिर से ऊपर गए, j की वैल्यू 3 हो गई, कंडीशन अभी भी ट्रू है क्योंकि यहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन लगा है, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3। क्योंकि कंडीशन ट्रू है, हम नीचे आएंगे। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, j की वैल्यू कितनी हो गई 3। ओके, और कंडीशन ट्रू है तो हम नीचे आ गए। जैसे ही हम नीचे आए, यहाँ पर i और j को प्रिंट किया, क्या प्रिंट होगा? 1 स्पेस 3। ओके, जैसे ही 1 स्पेस 3 प्रिंट हुआ, वापस से ऊपर गए, j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। जैसे ही j की वैल्यू 4 हुई, कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। कंडीशन फॉल्स मतलब ये वाला लूप खत्म। जैसे ही ये लूप खत्म हुआ, हम बाहर निकले। अच्छा, बाहर क्या लिखा है? printf/n, मतलब जो कर्सर यहां ब्लिंक कर रहा था वो कहां आ गया होगा? नीचे। ओके, जैसे ही नीचे आया, हम यहां से ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद सबसे पहले हमने i प्लस प्लस किया होगा, मतलब i की वैल्यू कितनी कर दी होगी 2। जैसे ही i की वैल्यू 2 हुई, कंडीशन चेक करेगा क्या 2 छोटा या बराबर होता है 3 के? हाँ बिल्कुल होता है। नीचे आएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब हम यहां से घूम रहे होते हैं लूप के अंदर तब तो ये बार बार नहीं चलता, लेकिन जब हम ऊपर से आते हैं तब तो ये चलता है ना। ऐसे याद रखो, जब भी आउटर लूप की वैल्यू चेंज होगी, इनर लूप री इनिशियलाइज होगा। मतलब जब i की वैल्यू 1 के लिए आए थे तो ये पूरा चला था, अब i की वैल्यू हम 2 के लिए आए तो ये वापस यहीं से चालू होगा, है ना। मतलब j में वापस क्या असाइन हो जाएगा? 1। मेरी इस बात को कुछ ऐसे समझो कि जब हम ऊपर से आते हैं तो ये लाइन चलती है, फिर यहां से कितनी बार भी घूमते रहो, ये बार बार नहीं चलता है ना, क्योंकि इनिशियलाइजेशन एक ही बार होता है। लेकिन अगर मैं इस प्रोग्राम को वापस से चलाऊं तो बताओ, ये वापस से 1 से इनिशियलाइज होगा ना। वैसे ही i की वैल्यू 1 के लिए ये पूरा चला, जब ये i की वैल्यू 2 के लिए आएगा तो ये वापस से शुरुआत से चलेगा, मतलब इसका इनिशियलाइजेशन फिर से होगा। ओके, मतलब j में वापस क्या आ गया 1, क्योंकि i की वैल्यू 2 के लिए चल रहा है। अब j की वैल्यू 1, कंडीशन ट्रू, नीचे आया, क्या प्रिंट करेगा? i और j। बताओ i और j की वैल्यू क्या है? 2 और 1। तो मैं लिख देता हूं 2 स्पेस 1। ओके, देन जैसे ही इसने 2 1 प्रिंट किया, हम यहां से ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद अब ये नहीं चलेगा क्योंकि हम यहां से ऊपर जा रहे हैं। जैसे ही हम ऊपर गए, j प्लस प्लस हुआ, तो बताओ j प्लस प्लस क्या करेगा? j की वैल्यू को 2 कर देगा। जैसे ही j की वैल्यू 2 होगी, कंडीशन ट्रू मिलेगी, और अगर यहां पर लिखी हुई कंडीशन ट्रू है तो नीचे आके i और j को प्रिंट करेगा। ओके, क्या प्रिंट करेगा? 2 स्पेस 2। ठीक है, देन इसके बाद वापस ऊपर जाएगा, j की वैल्यू को 3 करेगा। ओके, जैसे ही j की वैल्यू 3 होगी, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होने के कारण नीचे आएगा, i और j को प्रिंट करेगा। ओके, सो i और j की वैल्यू क्या मिलेगी? 2 स्पेस 3। ओके, देन फिर से ऊपर जाएगा, j की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। जैसे ही j की वैल्यू 4 होगी, कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। कंडीशन फॉल्स तो हम बाहर आएंगे, लाइन हो जाएगी चेंज। लाइन चेंज होने के कारण हम वापस से ऊपर जाएंगे और i प्लस प्लस होगा। i प्लस प्लस मतलब कितना हो जाएगा? 3। अच्छा, आउटर लूप की वैल्यू चेंज हुई, कंडीशन ट्रू है, हम नीचे आए। नीचे आए तो सबसे पहले क्या होगा? j री इनिशियलाइज होगा, क्योंकि मैंने 2 मिनट पहले क्या बोला था, जब भी आउटर लूप की वैल्यू चेंज होती है तो इंटरनल लूप री इनिशियलाइज होता है। i की वैल्यू चेंज, j वापस से 1 पे आ गया। ओके, 1 छोटा है 3 से, तो क्या करेगा? कर्सर नीचे ले आया जाए, है ना। जैसे यहाँ पर j की वैल्यू 1, कंडीशन ट्रू, क्या करेगा? i और j की वैल्यू प्रिंट करेगा, तो ये प्रिंट करेगा 3 और 1। ठीक है, देन ऊपर जाएगा, j की वैल्यू को 2 कर देगा, कंडीशन अभी भी ट्रू है, इसलिए ये प्रिंट करेगा यहाँ पर आके 3 स्पेस
2, है ना। फिर से ऊपर जाएगा, j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। जैसे ही j की वैल्यू 3 होगी कंडीशन अभी भी ट्रू, क्या प्रिंट करेगा i और j को प्रिंट करेगा, मतलब क्या प्रिंट करेगा 3 स्पेस 3। ओके, देन जैसे ही ऊपर जाएगा इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, और जैसे ही इसकी वैल्यू 4 होगी कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, लाइन क्या हो जाएगी बाहर आके चेंज, मतलब कर्सर कहाँ गया नीचे। अब हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, ये बाहर वाले लूप में ऊपर जाएंगे, i प्लस प्लस करेंगे, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। जैसे ही i की वैल्यू 4 होगी कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, हम बाहर आ गए। इफ यू कैन नोटिस ये क्या प्रिंट हुआ है, ये एक मैट्रिक्स प्रिंट हुआ है ना, 3x3 का मैट्रिक्स। आप जितना इसका साइज बढ़ाना चाहो इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो मैं ये फालतू का लिखा हुआ डेटा हटा रहा हूँ, ओके, जो मैंने आपको रन करने के लिए बताया, ओके। और मैं इसको यहाँ से रन करके दिखाता हूँ कि जो मैंने आपको बताया सेम वैसा ही आउटपुट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ओके। आई थिंक क्लियरली विजिबल होगा, 1 1 1 2 1 3 से लेकर के ये 3 1 3 2 3 3 वाली लाइन प्रिंट कर रहा है, ठीक है ना। बहुत आसान सा प्रोग्राम था। अगर आप इसमें देखो तो ये रो बाय कॉलम के फॉर्म में चल रहा है, ओके। अच्छा, हम पहले आई को प्रिंट करते हैं फिर जे को। आप किसी भी लाइन में देख लो, जो आउटर लूप है ना वो नंबर ऑफ रो के हिसाब से चलता है, और जो इंटरनल लूप है वो नंबर ऑफ कॉलम के हिसाब से चलता है। कहने का मतलब है ये पहली रो का पहला कॉलम है, ये पहली रो का दूसरा कॉलम है। देखो ये पहली रो है ना, तो इसमें आई की वैल्यू 1 है, लेकिन ये कॉलम वाइज देखो, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, ओके। तो ये थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम हो गया, या ये फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम हो गया, या ये थर्ड रो का थर्ड कॉलम हो गया। पहले रो और दूसरा कॉलम रखा हुआ है। इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो कि जो आई वाला लूप है वो काम कर रहा है रो के लिए, जो जे वाला लूप है वो काम कर रहा है कॉलम के लिए। फिर से रिपीट कर देता हूं, जो बाहर वाला लूप है वो काम कर रहा है रो के लिए, जो अंदर वाला लूप है वो काम कर रहा है कॉलम के लिए। इसमें कितनी रो थी 3, और कितने कॉलम थे 3, तो 3 इंटू 3 कितने आउटपुट आए 9। देखो दिख रहे हैं क्या, थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर दिया जाए दिख जाएंगे, ओके। 3 इंटू 3 9, 3 रो बाय 3 कॉलम। अगर मैं यहाँ पर 4 कर दूं, है ना, तो रो तो 3 ही रहेंगी लेकिन कॉलम कितने हो जाएंगे 4, मतलब यहां पर एक वर्टिकल आउटपुट और दिख जाएगा, है ना, एक कॉलम और जनरेट हो जाएगा। लेट्स सी, आ गया, ओके। या फिर मैं इसको तो 3 ही रहने दूं, ओके। यहां पर मैं कर देता हूं 5, तो रोज कितनी हो जाएंगी 5, और कॉलम 3 ही रहेंगे, मतलब नीचे ये कॉलम भूल जाओ अभी, है ना। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 4 वाली लाइन और 5 वाली लाइन भी आपको देखने को मिल जाएगी, ओके। देख लेते हैं, ठीक। अब अगर इस पूरे को देखा जाए तो इससे आपको नेस्टेड फॉर लूप का कॉन्सेप्ट समझ में आया। एक्चुअल में इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनको आप पिरामिड ऑफ स्टार, पिरामिड ऑफ नंबर्स या इस टाइप के प्रोग्राम्स के फॉर्म में जानते हो। मुझे वो सब सिखाने हैं, प्लस नेस्टेड फॉर लूप के अपने ही यूसेज होते हैं। अभी तो बताया था मैट्रिक्स का बहुत सारा काम देखने को मिलता है अपने को, तो ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट सेशन में सिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको इस सब की प्रैक्टिस करना पड़ेगी, क्योंकि अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं की तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी, है ना। मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिख के बताता हूँ किस टाइप के प्रोग्राम्स हम देखने वाले हैं, ओके। जस्ट बता रहा हूँ किस टाइप के प्रोग्राम्स देखने वाले हैं, कैसे बनाते हैं, मैंने ऐसा क्यों लिखा या ये क्या लिखा हुआ है, गोली मारो इन सारी बातों को। आपको इस टाइप के आउटपुट कुछ सिखाऊंगा मैं कि ये कैसे जनरेट करते हैं, और ऐसे पता नहीं कितने पैटर्न्स होते हैं। इसको पिरामिड ऑफ स्टार कहा जाता है, ठीक है। हालांकि ये प्रॉपर पिरामिड नहीं है, ऐसे बहुत सारे पिरामिड्स होते हैं, ओके। बाई डायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, सीधा पिरामिड होता है, उल्टा पिरामिड होता है, ये सारे मैं आपको चलाना सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो इसको अपन थोड़ा सा प्रीवियस कंडीशन में ले आते हैं जो मैंने आपको सिखाया, और ऐसा वाला, ठीक है। इसको भी मैं कॉपी करके रख देता हूं। अगर आपको ये वाले सारे प्रोग्राम समझ में आ गए हैं तो इनकी प्रैक्टिस कर लो, ओके। नहीं भी आया तो प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएंगे। स्टिल कोई डाउट्स है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ओके। फर्दर इसके आगे का मैं पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट सेशन में। एक लास्ट डेफिनेशन सुन के जाओ, ओके। यहाँ पर एक डेफिनेशन आती है इटरेशन, ओके। इटरेशन, ये इटरेशन क्या होता है तो इसको समझाने के लिए नेस्टेड फॉर लूप बहुत अच्छी चीज है। देखो i की वैल्यू 1 के लिए j कितनी बार चला था 3 बार, फिर i की वैल्यू 2 के लिए j कितनी बार चला 3 बार, फिर i की वैल्यू 3 के लिए j कितनी बार चला 3 बार। तो जब आउटर लूप की एक वैल्यू के लिए इनर लूप पूरा चल जाए, आउटर लूप की एक वैल्यू के लिए इनर लूप पूरा चल जाए, इसको एक इटरेशन कहा जाता है, ठीक है। डेफिनेशन इज वेरी सिंपल, क्या, व्हेन इनर लूप एग्जीक्यूटेड कंप्लीटली for a single value of outer loop then it will be an iteration। चाहो तो कॉपी में लिख लो ना, वीडियो को पॉज कर करके
क्या? When inner loop executed completely for a single value of outer loop, then it will be an iteration. Okay, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है. इस प्रोग्राम में 3 इटरेशन है और हर इटरेशन में 3 वैल्यू प्रिंट हो रही हैं, इसलिए 9 आउटपुट आ रहे हैं. ठीक है ना? चलो खैर, यहाँ तक के सेक्शन में मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा. स्टिल अगर है तो अच्छी बात है, प्रैक्टिस करोगे तो ये डाउट आएंगे, है ना? अगर है डाउट्स तो बिल्कुल पूछो. ओके, अपन उसको सॉर्ट आउट करेंगे. चलो देन, आज का सेशन अपन यहीं पर ओवर करते हैं. नेक्स्ट सेशन प्रॉबेबली कल अपलोड हो जाएगा. ओके, चलो सी यू देन.